नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं मुमकिन है लाइव मुंबई से और हमारे साथ आमिर खान भी हैं। और आप देख सकते हैं आमिर खान को इस समय मुंबई जैसा शहर उनके पीछे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पर ये मुंबई नहीं है। आप टोक्यो में हैं आमिर। टोक्यो किस वजह से? दिबांग जी, मैं टोक्यो आया हुआ हूँ, जापान टोक्यो। यहाँ टोक्यो फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा होने के लिए। और मुझे खुशी है कि मैं इतने दूर हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ जुड़ सकता हूँ, देश भर की लोगों की आवाज़ें सुन सकता हूँ। मैं बड़ा कीन हूँ कि आज का जो शो देखने के बाद लोगों की क्या रिएक्शन रहा, क्या उनको लगा, क्या उनके सवाल हैं, क्या वो हमारे साथ बांटना चाहते हैं, मैं सुनना चाहता हूँ। तो आपके इस जज्बे को सलाम है कि आप टोक्यो में हैं, फिल्म फेस्टिवल में हैं, फिर भी हमारे साथ हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर हरीश सेठी, आप साइकियाट्रिस्ट हैं और ढेरों कॉल आपके आ रहे हैं। आप लगातार हमें कॉल करते रहिए क्योंकि हम आमिर हमारे साथ हैं इस समय टोक्यो से लाइव। और आमिर, ये पहला कॉल है, अपना नाम नहीं बता रहे हैं, पर आप अपनी बात रखिए। आमिर आपको सुन रहे हैं जी। जी, आप अपनी बात रखिए। आमिर आपको सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरे को सुन रहे हैं ना? जी बोलिए। मेरे डिप्रेशन के बारे में हाँ जी, बात मैं सुन करना रहा हूँ। चाहता हूँ। हाँ, मेरे फैमिली वाले ये समझते हैं कि मुझे कोई हाँ, बोलिए। दिव्य शक्ति की शराब लगा है, इसलिए वो लोग उनकी तरह से इलाज करवा रहे हैं। लेकिन मेरे घर वालों ने कभी मेरा साथ नहीं दिया, मेरे फैमिली में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सबको ऐसा लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। मेरे चाचा से वो सब ये कहने लगे कि तुम हमारे घर मत आओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ऐसा कहने लगे सब। लेकिन मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हर वक्त बुरे ख्याल आते रहते हैं कि मर जाओ, ये करो, वो करो, और मैंने क्रोध में आकर जहर पी लिया था। आज का आपका प्रोग्राम देखकर मुझे पता चला कि हमें अपनी मानसिक बीमारी का इलाज करवाना चाहिए, ना कि किसी देवी तत्व वालों के पास जाना चाहिए, ना कि किसी वेद के पास जाना चाहिए। हमें सिर्फ इलाज करवाना है, डॉक्टर के पास जाना है। जी। हेलो। जी 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 जी, आमिर ने आपकी बात सुन ली है। जी, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने हमें फ़ोन किया है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द किसी अच्छे मानसिक डॉक्टर के पास जाएं, मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास जाएं और अपनी जांच कराएं। और मुझे यकीन है कि जो भी आपकी तकलीफ़ है वो ज़रूर आपकी दूर हो सकती है, क्योंकि जितने मानसिक रोग हैं उनके लिए इलाज है। और मानसिक रोग की तरफ हमारा नज़रिया बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि किसी और बीमारी की तरफ है। मुझे डायबिटीज़ हो सकता है, मुझे और कोई तकलीफ़ हो सकती है। जिस तरह हम उसका इलाज करते हैं, इसी तरह हमें मानसिक रोगों का भी इलाज करना चाहिए। और इसमें आपके परिवार को आपकी मदद करनी चाहिए, आपका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आप जल्द से जल्द किसी मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर शेट्टी, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे पहले कॉलर को? जैसे पेट की उल्टी के लिए हम पेट के डॉक्टर के पास दवाई लेते हैं, उल्टी बंद होती है, वैसे ही मन की उल्टी के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास आप जाएंगे नज़दीकी सरकारी अस्पताल में, तो इसके इलाज से ये विचार कम हो जाएंगे और धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। जी आमिर, चल सकते हैं हम लोग लाइव इस समय लखनऊ, वहां से सबा हैं हमारे साथ। सबा, आप अपना सवाल रखिए, अपनी बात रखिए, आमिर आपको सुन रहे हैं। जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, सबा। हम सबा बात कर रहे हैं लखनऊ से। हेलो। हाँ, सुन रहे हैं, बोलिए।
जी सर मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि जैसे सर आप जी, सबा, बात कर रहे बोलिए। थे, डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि डिप्रेशन के बारे में। सेम क्वेश्चन है मेरा भी इस पे कि मेरे एक रिलेटिव है, उनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो कुछ पीएमटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसकी वजह से वो थोड़ा डिप्रेशन में आ गए क्योंकि उनका जो एम था वो उन्हें अचीव नहीं कर पाए वो, और उसकी वजह से आज वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है और हर चीज में उसको मतलब एकदम चिड़चिड़ाहट और रहती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, बहुत परेशान रहती है उसकी वजह से वो, और हर चीज उसकी प्रॉब्लम रहती है उसका अपने लिए भी कि हाँ मेरे में हर चीज मेरे में कमी ही जी, है। जी। तो मैं जानना चाहती थी डॉक्टर साहब से कि ये क्यों कोई मेंटल प्रॉब्लम है या मेंटल के उसमें तो नहीं आ रहा है। पीएमटी के एग्जाम के बाद यदि मन फट गया हो, वो बिल्कुल उदास हो, बिल्कुल उदास हो, बिल्कुल बहुत गंदे विचार आते होंगे। हाँ डॉक्टर साहब। आगे पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं बिल्कुल लगती होगी और उनका एकाग्रता बिल्कुल खत्म हुआ हो, किसी से बात ना करे, तो यह मेंटल इलनेस का ही चिन्ह है। और आज कारण इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बीमारी का इलाज करना चाहिए। जैसे मलेरिया में हम मच्छर के पीछे नहीं जाते हैं, मलेरिया होने के बाद उसका इलाज करते हैं, वैसे जो भी कारण हो इस चीज का इलाज होना बहुत जरूरी है। नजदीकी सरकारी अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में चले जाइए। हम लोग सीधे चल सकते हैं पंजाब। इस समय जहीर हमारे साथ है। जहीर, आप अपनी बात रखिए, आमिर आपको सुन रहे हैं, बोलते जाइए। जी जहीर बोलिए, मैं आमिर सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, मैं अपने बारे में बात करना चाहता हूँ जी वालेकुम अस्सलाम। सर। मेरा ना पिछले साल मेरा एक्सीडेंट हो गया था। बोलिए सर, मेरा पिछले साल मेरा एक्सीडेंट हो गया सर। सर मैं ना 40 दिन कोमा में रहा सर। मैं सर मैं 40 दिन में कोमा में रहा। और सर इसी वजह से ना मेरी अम्मी बीमार थी, उनको कैंसर का इलाज था उनका वहाँ पे चंडीगढ़ में। सर जी वो चंडीगढ़ में इलाज हुआ था, उसके बाद ना वहाँ हमारे टांके सर्जरी कटवा कर आ रहे थे, टांके कटवा कर आ रहे थे, हमारा ना वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था और मेरा और अम्मी का दोनों का एक्सीडेंट हो गया था जी। तो उसके बाद क्या हुआ, अब अभी थोड़े दिन पहले अच्छा। मेरा एक्सीडेंट हो गया और फिर मैं 40 दिन कोमा में रहा और मैं इसीलिए मैं बहुत परेशान था। मेरे दिमाग की चोट लगी हुई, इसलिए सर मैं वो परेशान हूँ। और अभी कुछ 1.5 महीने पहले मेरी अम्मी का इंतकाल हो चुका है जी। और वो आज से 4-5 महीने पहले डॉक्टर ने मेरे को कहा था कि सिर्फ 20-25 दिन की जिंदगी है, रमजान से पहले। और फिर मैंने ये बात अपने अंदर रखी बात, और मैंने अपनी दवाई भी छोड़ दी। और मैं इसीलिए मैं डिप्रेशन को बहुत रहता हूँ सर। मैं यही बात आपसे करनी सर। जी जी डॉक्टर शेट्टी, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? दिवांग जी, मुझे पूरी बात इनकी सुनाई नहीं दी क्योंकि थोड़ा लाइन क्लियर नहीं थी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर शेट्टी अगर उनको जवाब दे सकें तो। जी। एक एक्सीडेंट हुई, उसके बाद आपके घर में मौत भी हुई। हादसे के बाद कभी कभी ये एक्सीडेंट के विचार बार बार आ सकते हैं। अपनी अम्मी अपने जहन में बार बार आ सकती है, आंसू बह सकती है, डर बहुत लग सकता है, विचारों का पहाड़ दिमाग के अंदर आ सकती है, नींद बिल्कुल कम हो सकती है, बहुत बेचैनी हो सकती है। यह सिर्फ प्यार से कहीं घूमने से या किसी बाबा के पास जाने से कम नहीं होगा। आप तुरंत, जैसे फ्रैक्चर का इलाज आपने किया होगा एक हड्डी के जो डॉक्टर के पास, वैसे ही मन का इलाज आप जल्द से जल्द करेंगे तो आप अम्मी को ठीक तरह से आपके जहन में याद रख सकते हैं और एक्सीडेंट की बातचीत भूल सकते हैं और फिर से अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं। आपने दवाई बंद की, ये अच्छा नहीं किया, फिर से उसी डॉक्टर के पास जाकर दवाई स्टार्ट कीजिए। और आप भी लगातार अपने ट्वीट भेजते रहिए, फोन करते रहिए। आमिर आपको लगातार सुन रहे हैं, ढेरों ट्वीट हैं आमिर इस समय। एक ट्वीट हम देखते हैं, ये ट्वीट आया है, ये समीरन का ट्वीट है और ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन टू आमिर, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट एन इंडिविजुअल मस्ट डू व्हेनेवर द साइट ऑफ सुइसाइड केम टू हिज और हर माइंड। कभी भी सुइसाइड का ख्याल आए, आत्महत्या का ख्याल आए, तो एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? डॉक्टर शेट्टी, मुझे लगता है आपको इसका जवाब आप देंगे तो बेटर है। यदि ऐसे विचार आया, मुझको
या किसी को, तो उसे बहुत सीरियसली लेना ज़रूरी है। जैसे चेस्ट पेन के लिए हम जाके ईसीजी निकालते हैं और देखते हैं कि हार्ट की बीमारी है या पेट की बीमारी है और उसका इलाज करते हैं, वैसे ही ऐसे व्यक्ति को काउंसलिंग करने का कोशिश मत करना। आम आदमी का काम है उसे जल्द से जल्द किसी काउंसलर, साइकोथेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना। वो उसकी इंटेंसिटी, उसकी सीवियरिटी चेक करेंगे और उस हिसाब से शायद बाम देंगे, मानसिक बाम देंगे या मानसिक बातचीत करेंगे या दवाई की इलाज करेंगे। एक भी विचार आया तो झट से इलाज करना जरूरी है। जी, बार बार ये बात खुल के सामने आ रही है कि इलाज करवाना जरूरी है। एक और ट्वीट हम अगला। डॉक्टर शेट्टी मुझे लगता है कि डॉक्टर शेट्टी मुझे यहाँ उसमें एक चीज ऐड करनी है कि जब किसी के मन में ये ख्याल आता है कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो आप अपने नजदीक के लोगों को ये बताइए और उनसे कहिए कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाइए, क्योंकि ये डॉक्टरी इलाज की जरूरत है आपको। तो इस बात को अपने अंदर छुपा के ना रखें आप। ये अपने नजदीकी किसी फैमिली के या किसी नजदीकी इंसान को, आप दोस्त को कह सकते हैं, परिवार के किसी सदस्य को कह सकते हैं, या फिर हमारी वांद्रेवाला की हेल्पलाइन है जो हमने हमारे शो में जिसके बारे में बताया था, आप वहां भी फोन कर सकते हैं मदद के लिए। लेकिन जैसे डॉक्टर शेट्टी ने बताया, यकीनन आपको डॉक्टरी मदद की जरूरत है। जी हाँ, और ये अगला ट्वीट हम देखते हैं। ये नरेश बिजारिया का ट्वीट है जी, और ये कह रहे हैं कि कंसल्टिंग साइकियाट्रिस्ट इन इंडिया मींस दैट you are insane. How are we supposed to talk to our parents about this? कैसे बात करें हम? ये तो आमिर, ये समझा जाता है, ऐसा इसमें स्टिग्मा है कि अगर आप इस तरह की बात करें तो लोग समझेंगे कि भाई आप पागल हो गए। देखिए, ये स्टिग्मा को हमें अपने मन से निकालना होगा, हमारे दिल से निकालना होगा, हमारे दिमाग से निकालना होगा। मानसिक बीमारी और किसी भी अन्य बीमारी की तरह ही है। इसमें जैसे हम किसी अन्य बीमारी का इलाज करते हैं, हम उसको छुपाते नहीं हैं, हम उसके बारे में और जानकारी पाने की कोशिश करते हैं और हम जल्द से जल्द ठीक होना चाहते हैं। तो इसी तरह हम मानसिक रोगों के साथ भी ऐसे ही हमारा व्यवहार होना चाहिए। जो आदमी बीमार है उसका कसूर नहीं है। जो आदमी बीमार है हम उसको ना कोसें, ना उसको बुरा भला कहें, ना उसका मजाक उड़ाएं। जो आदमी बीमार है उसे हमारे मदद की ज़रूरत है, डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत है, जैसे किसी भी बीमारी में हम देखते हैं। तो इसी तरह हमें मानसिक रोगों को भी ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। हमें ना उस आदमी का मजाक उड़ाना चाहिए, ना उसको कोसना चाहिए, ना उस पर इल्ज़ाम लगाना चाहिए किसी तरह का। उससे हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और अगला ट्वीट देखते हैं। ये प्रियांशु का ट्वीट है हमारे पास अगला, और ये कह रहे हैं अ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑलवेज गोज थ्रू हाई डिप्रेशन, प्लीज सजेस्ट व्हाट शुड आई डू। डॉक्टर शेट्टी, आई थिंक इसका जवाब आप देंगे तो बेहतर होगा। डिसेबिलिटी के बाद बहुत तकलीफ होती है। हम डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट होने के बाद भी समाज के सामने पेश होना, उनकी बातें सुनना बहुत तकलीफ होती है। मन के अंदर घबराहट, उदासीनता, मायूसी, गुस्सा, ऐसे काफ़ी भावनाएं आ सकती हैं और उसे व्यक्त करना अपने खास दोस्तों के साथ। साथ में ऐसे डिसेबिलिटी के काफ़ी सपोर्ट ग्रुप्स है हिंदुस्तान में, उनके साथ संपर्क करना। ये सपोर्ट ग्रुप्स फेसबुक में भी है और अन्य जगहों पर भी है, जैसे फोरम फॉर ऑटिज्म, एक्शन फॉर ऑटिज्म। और आपको जो सपोर्ट करने वाले, आपके प्रति जो सहानुभूति जो दिखाने वाले, उनका साथ लेना। परंतु याद रखना, हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ डिसेबिलिटी होती है। कुछ दिखता है, कुछ दिखता नहीं है। इसीलिए जो डिसेबिलिटी दिखती है उसकी ज़्यादा चिंता मत करना, पर मन का फ्रैक्चर हुआ तो झट से इलाज करना। हम सीधे चल सकते हैं पुणे, जहां हमारे साथ है नितिन झा। नितिन, आप अपना सवाल पूछिए, आमिर आपका सवाल सुन रहे हैं। अच्छा, आमिर जी नमस्ते। हेलो जी नितिन, मैं सुन रहा हूँ आपका सवाल, पूछिए। मैं आमिर, मैं पुणे में रहता हूँ। 1998 से जब मैं सांगली में रहता था, तभी कुछ कारणवश बिजनेस के कारण डिप्रेशन में चला गया। तो 2 बरस तक मेरे को कुछ दवाई नहीं मिली। तो कुछ मैं मेरे अंदर से इसके कारण उसके कारण वो अलग अलग दवाई लेता रहा
और 2001 में जब किसी डॉक्टर ने मेरे को ये कर दिया कि आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, तो मैं साइकेट्रिस्ट के पास चला गया। तो साइकेट्रिस्ट ने मेरे को ट्रीटमेंट चालू किया, लेकिन जब मैं दवाई लेकर कुछ दूसरे दिन कुछ काम पे जाने की कोशिश करता, तो जो 2 बरस में जो मेरे बारे में जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग फैली गई थी, और वो दवाई का असर जब भी स्ट्रेस आता था मन पे तो और कम हो जाता था। उसके कारण बार बार वही चक्कर में फंसता गया और 2008 तक वैसा ही फंसता गया। बाद में मैं अपने बलबूते पे खड़ा हो गया। 25 साल से होटल बिजनेस में हूँ और वापस कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समाज ये नहीं करता, तुमको स्वीकार नहीं करता जल्दी। ये बात गलत है। समाज में ऐसे कुछ होता है तो समाज ने स्वीकार करना चाहिए। आज वैसे मरीजों को पूरा सहयोग करना चाहिए, उनको खड़ा होने के लिए मदद करनी चाहिए। ये बात होनी चाहिए, वो नहीं होती। वो कुछ तो गलत ही सोचते रहते हैं, कोई पागल सोचेगा, कोई एबनॉर्मल सोचेगा, कुछ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नितिन जी के समाज को ऐसे मरीजों की मदद करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। डॉक्टर शेट्टी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? हाँ, ऐसे समय पर अपने मन के अंदर जो शर्म होती है ये बहुत खराब होता है। मुझे जब नया क्लिनिक मुझे स्टार्ट करना था तो मैंने 3 लिस्ट बनाए, ABC। ए जो पैसे मुझे आसानी से देंगे, बी जो मुझे पैसे हाँ ना करेंगे, और सी मुझे बिल्कुल नहीं देंगे। खुल के मैंने कहा कि मुझे मेरे नए क्लिनिक के लिए पैसा चाहिए, तो सी के जो ग्रुप थे वो खुलकर आकर दीजिए। बहुत बड़े एक्टर्स और बहुत बड़े लोग जब अब बिजनेस में पैसा खोते हैं, खुल के जो हेल्प मांगते हैं, उनके सामने कुछ न कुछ लोग ज़रूर खड़ा होते हैं। शेम और ब्लेम अपने मन से पूरा हटा देना। लगातार आपके ट्वीट आ रहे हैं। आज का हमारा हैशटैग है हेल्दी माइंड, और ये अगला ट्वीट हम देख सकते हैं, ये तन्मय का ट्वीट है। और तन्मय कह रहे हैं कि देयर कांट बी अ बिगर पेन देन नॉट नोइंग व्हाई समवन वी लव कमिटेड सुसाइड। यानी अगर अपना कोई करीबी क्यों आत्महत्या करता है, ये इससे ज्यादा बड़ा दुख हो नहीं सकता। जी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। दिबांग जी, बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ये शो, इस मुद्दे पे ये मुद्दा हमने क्यों चुना हमारे एपिसोड के लिए। हमें ये लगा कि मानसिक रोगों के बारे में, मानसिक बीमारियों के बारे में बहुत कम जानकारी है हमारे समाज में, हमारे देश में, और बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसके बारे में और जानें। हमारे मन में जो इसके ख़िलाफ़ अलग अलग चीज़ें दौड़ रही हैं वो हम अपने मन से निकाल पाएँ, जो बायसेस हैं वो हम अपने मन से निकाल पाएँ। जो एक पुराना तरीका है मानसिक बीमारी को देखने का, वो हम एक नए तरीके से हम इसको देख पाएँ, एक किसी भी आम बीमारी की तरह। तो ये बड़ा ज़रूरी लगा हमें कि ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है जहाँ पर हिंदुस्तान में बहुत कम जानकारी है और बहुत सारे गलत विचार हैं लोगों को मानसिक रोगों की तरफ। मुझे कुछ ऐड करना है। पहले तो उनके बारे में खुलकर बात कीजिए अपनी फैमिली के अंदर। बहुत सा समय लोग आपस में बात ही नहीं करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल अवॉइड करते हैं। तो ये सभी भावना फैमिली के अंदर व्यक्त होना, ये आपका जो पेन है उसको एक्शन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे साथ मिस्टर पोद्दार और मिस्टर फुर्टाडो, जिनके बच्चे खो गए, वो समाज में जाके सुसाइड प्रिवेंशन का काम करते हैं। और जब आपस में बात करेंगे तो आपको अच्छी बातें उनकी याद रहेगी। हम लोग लगातार बातचीत जारी रखेंगे। बात हो रही थी आत्महत्या की। इसमें अगर आपको एक आंकड़ा बता दूं तो 15 से 29 साल के भारत में करीब 35 युवा हर साल 1 लाख में आत्महत्या करते हैं, जबकि ग्लोबल फिगर केवल 11 का है। भारत का जो औसत है वो भी ग्लोबल फिगर से ज्यादा, वो 21 का है, पर युवा 35 आत्महत्या करते हैं। आप भी अपनी राय लगातार भेजते रहें। आमिर खान लाइव है हमारे साथ इस समय टोक्यो से, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। ये जज्बा दिखाएंगे तभी हर चीज मुमकिन होगी। आप देख रहे हैं मुमकिन है। मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मुमकिन है। हरीश सेठी साइकियाट्रिस्ट हमारे साथ हैं, और हमारे साथ सीधा टोक्यो से इस समय आमिर खान भी हैं। और चूंकि आमिर टोक्यो में है इसलिए थोड़ा
समय लगता है आवाज वहां तक पहुंचने में और उनको जवाब देने में, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। सबसे पहले आमिर, हम देखते हैं कि देश भर में आज लोगों ने सत्यमेव जयते को देखने के बाद क्या कहा आज के कार्यक्रम के बारे में। जी, आज का जो इश्यू था सुसाइड के बारे में, वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। और इतना पीयर प्रेशर आजकल के बच्चों पे होता है, बड़ों पे होता है, सब तरह से आते हैं प्रेशर्स, तो वो ओवरकम करने का जो उन्होंने दिखाया वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं यही चाहती हूँ कि ये शो कभी बंद ना होए और हमेशा चलते रहे। लेकिन आजकल जो छोटे बच्चों के साथ हो रहा है, 18-19 ईयर्स, एक उम्र के बच्चे हैं, नहीं समझते कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, इसलिए सबसे बेस्ट है कि पेरेंट्स कुशनिंग इफेक्ट अच्छे से प्रोवाइड करें। आज का एपिसोड मैंने देखा, मुझे बहुत ही मर्मस्पर्शी लगा। और आज का प्रोफेशनल लाइफ में जो पेरेंट्स हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को थोड़ा सा समय दें। उनसे इंटरेक्शन ना हो जाने के कारण बच्चे एज वेल एज द पेरेंट्स बोथ आर अफेक्टेड विद दिस एपिसोड लाइक प्रॉब्लम्स। आज जो बच्चे जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये किंतु इसमें काफ़ी हद तक मेंटल क्या फिजिकल अब्यूज़ भी है। और ये बच्चे फिजिकली अब्यूज़ हो रहे हैं एकदम क्लोज रिलेटिव्स, एकदम क्लोज घर के अंदर ही। वो चीज़ अगर वो बच्चे आके पेरेंट्स को नहीं बोले, या पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि पेरेंट्स केवल बच्चे आके नहीं बोलेंगे, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए। ये फिजिकल अब्यूज़ वगैरह जो हो रहे हैं थोड़ा बहुत, उसके लिए भी बच्चे काफ़ी मेंटल में जा रहे हैं। आज इन्होंने ये बात कही, हम लोगों को समझाई कि हम उसको किस तरीक़ा से रोक सकते हैं, किस तरह से बच्चों के करीब आ सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए ये शो मुझे बहुत पसंद है। इसमें हम अपनी कई तरह की परेशानियों का हल भी ढूंढ सकते हैं। एक प्रकार की दवाई, मैं उसको दवाई का फॉर्म दूंगा कि मेडिसिन जो आमिर खान जी आम लोगों से बात करके जो बताते हैं, वो इससे लोगों का मनोबल मजबूत होता है और घर में ऐसी वारदात कभी नहीं हुए, इसका एक आत्मविश्वास यहाँ पे ये शो देखने से बैठता है। आमिर, आप सुन रहे थे, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को और खासतौर पर बच्चों के बारे में जो बातचीत है उसके बारे में। हाँ, मैं सुन रहा था दिबांग जी, मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों को ये शो इतना पसंद आ रहा है, मुझे बड़ी खुशी है। और मैं ये कहना चाहूँगा एक बार फिर सभी लोगों से कि मानसिक बीमारी जो है, मानसिक रोग जो है, वो किसी भी आम साधारण और किसी रोग की तरह ही है। और हम जल्द से जल्द जैसे बाकी बीमारियों का इलाज करते हैं, वैसे हमें इसी तरह मानसिक रोग का इलाज फौरन करना चाहिए। एक और हमारे पास इस समय कॉल है। आप अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, पर आप अपनी बात रखें। आमिर आपको सुन रहे हैं, लगातार आप बोलते जाइए। आमिर टोक्यो में हैं लाइव। जी बोलें। जी हाँ, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं आमिर हूँ, मैं सुन रहा हूँ। आमिर जी नमस्कार। पहले तो आमिर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने नमस्कार मेंटल हेल्थ पे, मेंटल इलनेस पे ये प्रोग्राम किया। इससे काफी अवेयरनेस आएगी। अभी हमारे समाज में अगर को भी मेंटल डिसऑर्डर है तो उसको उसके ऊपर एक मेंटल का टैग लगा दिया जाता है, जबकि वो अन्य बीमारियों की तरह ही एक बीमारी होती है। और एक और बड़ी समस्या ये है सर कि हमारे यहाँ मेट्रोज में तो फिर भी ऐसे डॉक्टर अवेलेबल हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, और लेकिन जो छोटे शहर हैं वहाँ बहुत कम अवेलेबल है सर। और अभी भी हमारे समाज में ऐसे ऐसे इलाज बताए जाते हैं कि फला के सर पे से ₹1.25 उतार के फला चौराहे पे रख दो, ठीक हो जाएगा, जबकि ये ऐसा नहीं है, उसको इलाज की जरूरत है। जी जी जी, बिल्कुल। मुझे भी एक प्रकार का रोग है OCD, उसकी मैं दवा लेता हूँ। और मुझे 25-30 साल का जब मैं हो गया था, जब मुझे पता चला था कि मुझे ये बीमारी है। हेलो जी 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 आमिर। हाँ, मैं सुन रहा हूं। तो मैं आपका नाम तो आपने बताया नहीं, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमें फ़ोन किया। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शहरों में तो फिर भी डॉक्टर हमें मिल जाते हैं जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, दिमाग की डॉक्टर होते हैं, लेकिन दूर दराज के गांव में अभी ये सुविधाएं बहुत कम हैं। मैं डॉक्टर शेट्टी से पूछना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में कितने साइकियाट्रिस्ट हैं डॉक्टर शेट्टी इस वक्त? मेरे हिसाब से 4-5 हज़ार होंगे। कितने संख्या में है साइकियाट्रिस्ट देश भर में? उतनी ही संख्या है, और संख्या बहुत कम है। परंतु कहीं भी छोटे शहर में पास वाले मेडिकल कॉलेज जहाँ भी हो, वहाँ जाकर इलाज करना आवश्यक है। और नज़दीकी फैमिली डॉक्टर जो MBBS है उसके पास भी जाके सलाह लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
जो सरकारी आंकड़ा है वो करीब गांव में इंसान क्या करे डॉक्टर शेट्टी? गांव में अगर इंसान रह रहा है, हाँ, गांव में यदि इंसान रह रहा है तो वहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाकर वहाँ के जो डॉक्टर है उनका राय लेकर जल्द से जल्द कहीं भी नज़दीकी साइकेट्रिस्ट के पास जाना आवश्यक है। तहसील में, हर एक तहसील में साइकेट्रिस्ट है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में साइकेट्रिस्ट है, और वहाँ गांव के लोगों को एकत्रित करके वहाँ मेंटल हेल्थ कैंप भी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे हेल्थ कैंप सभी जगह लगते हैं। और कुल मिलाकर अगर सरकारी आंकड़ा देखें तो 3,500 साइकेट्रिस्ट हैं, यानी 3,48,000 लोगों पर एक साइकेट्रिस्ट है हमारे देश में। आप लगातार ट्वीट करें, और ये एक जो पहला ये ट्वीट दिखाई दे रहा है, ये बहुत कम है ये आंकड़ा। जी आमिर, मैं कहना चाहूँगा दिवांग जी, आज मुझे यकीन है बहुत सारे यंग मेडिकल स्टूडेंट्स भी ये शो देख रहे हैं, और बहुत सारे यंगस्टर्स जो आगे चल के मेडिसिन में जाएंगे वो ये शो देख रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि आप साइकेट्रिक डिपार्टमेंट की तरफ भी आइए, और देश को बहुत सारे मानसिक हेल्थ डॉक्टर्स की ज़रूरत है, दिमागी डॉक्टरों की ज़रूरत है। तो ये आंकड़ा हम बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे ताकि हम देश भर में लोगों को इसका इलाज ठीक से हो सके। और एमडी पास होकर हिंदुस्तान में ही रहिए। चलिए, हिंदुस्तान में रहिए, यानी एक साइकियाट्रिस्ट हैं 3 हाँ, लाख ये बहुत बड़ी बात कही आपने डॉक्टर शेट्टी। जी, एक साइकियाट्रिस्ट हैं 3,48,000 लोगों के लिए। हमारे पास एक जानकारी ताज़ा ये भी है कि हम लोग इस समय दुनिया भर में ट्रेंड कर रहे हैं, ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं हम लोग। आप भी अपने ट्वीट लगातार भेजते रहिए, और आमिर से सवाल पूछिए। आमिर इस समय टोक्यो में है, इसलिए आवाज पहुंचने में करीब 4 सेकंड। मुझे बड़ी खुशी है दिबांग जी के, मुझे लगता है कि हर एपिसोड में, ये हमारा 5वां एपिसोड है इस सीजन में, हर एपिसोड में हम दुनिया में नंबर 1 ट्रेंड हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है, और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में हमारा शो देख रहे हैं, और हम इतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। और ये अगला ट्वीट लेते हैं, ये साशा का ट्वीट है, और साशा कह रही है, ट्रेजर योर किड्स, डोंट पुट अनड्यू प्रेशर और मैसिव परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस, स्कूल रिजल्ट्स आर नॉट एंड ऑल। यानी आप बच्चों पर बहुत ज्यादा दबाव न डालें कि वो अच्छे परफॉर्मेंस करें, स्कूल में जो भी करें वो सब कुछ ही नहीं होता है। अ हेल्दी माइंड हमारा हैशटैग है। आमिर जी हाँ, हेल्दी माइंड। बिल्कुल सही है ये, और ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने बच्चों को पैदा किया, मार्कशीट को नहीं। और बच्चों की खराब जब अवस्था आती है तब एक बात याद रखिए, हग द चाइल्ड अ लिटिल मोर एंड लिटिल स्ट्रॉन्गर, हग द चाइल्ड अ लिटिल स्ट्रॉन्गर एंड अ लिटिल लॉन्गर। आमिर, एक पैकेज देखते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर शेट्टी आपने। जब बच्चा जो है तकलीफ में होता है, चाहे वो स्कूल में उसको मार्क्स कम आ रहे हैं या और भी कोई तकलीफ हो रही है, तो उसको उस वक्त हमारे प्यार की ज़रूरत है, हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। उसको हम और गले से लगाएं इस समय पर, ये ज़रूरी है। जी, हम बच्चों को गले से लगाएं, प्यार से रखें, ये ज़रूरी है। परफॉर्मेंस से सब कुछ नहीं है। आमिर, एक हम लोग पैकेज देख रहे हैं, ये बनियान नाम की एक संस्था है, दक्षिण भारत में बहुत अच्छा काम कर रही है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो इस समय जिनको मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है, उनके साथ मिलकर ये काम शुरू किया गया है। ये विशेष पैकेज हम देखते हैं। एक संवेदनहीन समाज के हाथों टूटे हुए, अपमानित, बेघर मानसिक मरीजों के पास खुशकिस्मती से चेन्नई में एक आश्रय है, द बैनियन। द बैनियन का सफर शुरू हुआ सन 1993 में, जब वंदना गोपी कुमार और उनकी दोस्त वैष्णवी जयकुमार ने मानसिक रोगों से पीड़ित बेघर महिलाओं की संस्थागत मदद और देखरेख के लिए एक छोटी सी कोशिश शुरू की। फैमिली में लव होता है, कनेक्टेडनेस होता है, वार्मथ होता है, तो उन वैल्यूज से लेकर हमने एक छोटा सा घर बनाया। वो छोटा सा आश्रय आज एक अस्पताल और पुनर्वास केंद्र में बदल चुका है, जिसमें एक समय पर 160 से भी ज्यादा महिलाओं के रहने की व्यवस्था है। यहाँ रह रही महिलाओं को न सिर्फ प्रोफेशनल साइकियाट्रिक देखरेख मिलती है, बल्कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के जरिए उन्हें नया आत्मसम्मान देकर सशक्त भी किया जाता है। पिछले कई सालों में देश के अलग अलग इलाकों से 1000 से भी ज्यादा महिलाएं इलाज पाकर ठीक हो जाने के बाद फिर से अपने परिवारों के साथ जुड़ चुकी हैं।
जिन महिलाओं को लंबे समय तक देखरेख की जरूरत होती है, उनके लिए भी द बैनियन की यही कोशिश होती है कि उन्हें इतनी मजबूती दे दी जाए जिससे वे आत्मनिर्भर होकर अपनी जिंदगी जी सकें। 4-5 लोग मिलकर छोटे से कॉटेजेस में रहते हैं, तो अगर थोड़ा हेल्प चाहिए उनको तो नर्सेस हैं, डॉक्टर हैं, वो सब है। द बैनियन इस चाहत के साथ निरंतर काम कर रही है कि मानसिक रूप से बीमार इंसानों को भी समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान मिल सके। उनका भी एक आइडेंटिटी होता है और वो कहते हैं कि मैं भी एक हूँ, मैं समाज में एक हूँ। ये विशेष पैकेज जो कि देख रहे थे हम दक्षिण भारत से, हम लोग सीधे चल सकते। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बैनियन। और जी बोले आमिर जी। दिमाग जी, इस समय हमारे पास एक कॉल है, ये अरुणाचल से कॉल है, गीतू का कॉल है। गीतू आप अपनी बात रखें, आमिर आपको सुन रहे हैं टोक्यो से। जी जी, हेलो, नमस्ते आमिर जी। जी गीतू जी बोलिए। मैं आमिर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर मेरे अभी उम्र 30+ है। मैं खुद एक एपिलेप्सी पेशेंट हूँ। हेलो, आप बोलिए बोलते जाइए, हमें सुन रहे हैं आप। जी जी, मैं खुद एक एपिलेप्सी पेशेंट हूँ। जब मैं 13 साल की थी तब से मुझे ये बीमारी है। तो मेरी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए मेरी ट्रीटमेंट नहीं हो पाई टाइम में। तो बहुत सालों के बाद में मैंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था। अभी फिलहाल मैं मेडिसिन कोर्स कर रही हूँ। डॉक्टर्स तो कहते हैं कि ये क्यूरेबल है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये बीमारी क्यूरेबल है या नहीं है। जी, एपिलेप्सी या मेंटल इलनेस या एपिलेप्सी की बीमारी, डॉक्टर शेट्टी आप इसका जवाब दे सकेंगे? एपिलेप्सी या सीरियस मेंटल इलनेस ये क्योरेबल नहीं है बट कंट्रोलेबल है। जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और अस्थमा है, वैसे ही हम सातत्य से दवाई बिल्कुल लेना चाहिए। कभी भी डॉक्टर के एडवाइस के बिना दवाई बंद मत कीजिए। बीच में अटैक आई तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। और शादी इसके लिए क्योर नहीं है। शादी करते वक्त सामने वाले को बता के करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी, देखिए कई मानसिक बीमारियां हैं जैसे डॉक्टर शेट्टी बता रहे हैं, वो उसके लिए दवा जो है वो लगातार लेनी पड़ती है। जैसे डायबिटीज़ अगर मुझे हो जाए तो फिर मैं जीवन भर डायबिटीज़ की दवा लेते रहूँगा, या अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो शायद मुझे जीवन भर वो दवा लेनी पड़े। तो इसी तरह कई मानसिक रोग हैं जिसमें कि या एपिलेप्सी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं जिसमें कि दवा लगातार लेने की ज़रूरत है। मैं सही कह रहा हूँ डॉक्टर शेट्टी? बिल्कुल, परंतु आपके जो डॉक्टर है उनसे पूछ कर वो लीजिए दवाई। कई बार डॉक्टर दवाई बंद भी कर सकते हैं, पर उन्होंने कहा कि जिंदगी भर लेना है तो सोचिए सब्जी, भाजी और गोली ऐसे समझकर उसको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिनचर्या बना लीजिए गोली को। और इस समय आमिर हमारे साथ लगातार शामिल हैं। और एक बात जरूरी यही आपको कहनी मुमकिन है की तरफ से कि अगर आपको कोई भी मानसिक रोग हो, डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर की से सलाह लें और उसी के हिसाब से चलें। मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं मुमकिन है। हमारे साथ हैं आमिर खान, इस समय सीधे लाइव टोक्यो से। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमने जो पिछला सवाल पूछा था ट्यूबरकुलोसिस पर, उसका क्या जवाब रहा, उसका क्या आंकड़ा रहा। हमने कहा था कि क्या टीबी को नेशनल इमरजेंसी समझते हुए उसके खिलाफ एक जंग छेड़ देनी चाहिए। और उस पर मिस्ड कॉल का आंकड़ा हमारे पास है आमिर, 22 लाख लोगों का मिस्ड कॉल है। और ट्विटर इंप्रेशंस करीब 19 करोड़ हैं। जी हाँ 22 लाख जी। फेसबुक इंप्रेशंस 4 करोड़। ओहो, यानी 19 करोड़। वाओ जी। तो अपने आप में ये पूरा एक रिकॉर्ड है। पिछली बार जो आंकड़ा लगातार बढ़ता गया था शो के दौरान भी, वो 22 लाख पर जाकर। जी हाँ बिल्कुल सही। इस समय हमारे साथ सम्राट देव सरकार हैं, पर उनसे पहले हम लोग आमिर चल सकते हैं। इस समय हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन जी नमस्कार। आपने
ये जो नई पॉलिसी बनाई है मेंटल हेल्थ की, उस पर कुछ बताना चाहें। एक बिल भी इस पर लंबित है राज्यसभा में, जो स्टैंडिंग कमेटी को गया हुआ है, जिससे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछला जो बिल था वो तो बहुत पुराना था, 1912 का था। पिछला जो बिल बना 87 में, वो तो लागू ही नहीं हो पाया। क्या है उसमें खास? आमिर आपकी बात सुन रहे हैं, वो भी सवाल पूछेंगे, टोक्यो से हैं वो। देखिए, अभी आजादी के बाद से अब तक भारत में मेंटली सिक पेशेंट्स के लिए कोई नीति नहीं थी। हमने एक बहुत देश के प्रतिष्ठित जो इस क्षेत्र के विद्वान हैं उनको ये जिम्मेदारी दी और उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक विस्तृत नीति बनाई है जिसके तहत जो मेंटल इलनेस है, इस देश में किस प्रकार से हम बेहतरीन तरीके से, किस तरह से शालीनता से इसका इलाज कर सकते हैं, इसके लिए जो सुविधाएं हैं उनको सुदृढ़ कर सकते हैं, इसके लिए रिसर्च को बेहतर कर सकते हैं, इन मरीजों के रिहैबिलिटेशन के लिए, इनके स्वाभिमान के लिए, इनके बीमारी की से इनको बचाने के लिए, उसमें बहुत सारे पहलू हैं। और उसमें किस प्रकार से जो है जिन मरीजों को इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह देने की भी आवश्यकता होती है, उन सब पहलुओं को उसके अंदर विस्तार से चर्चा की गई है। और उस नीति के तहत देश भर में मेंटल हेल्थ की जो सुविधा है, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर और जो हमारे जो निम्हांस बेंगलोर जैसे या दिल्ली में ईबास जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको और बड़े पैमाने पर देश भर में विकसित करना, उस तरह के निम्हांस जैसे नए इंस्टीट्यूट्स बनाना और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक भी मेंटल हेल्थ को वास्तव में ले जाना, इसकी एक विस्तृत योजना है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इन मरीजों को किसी भी तिरस्कार की भावना से ना देखा जाए। कई बार घर के लोगों को भी इस बात पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि जो उनके घर के अंदर मरीज को तकलीफ हुई है, कई बार उसको हम दूसरे प्रकार से ट्रीट करते हैं। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है, ये भी दूसरी बीमारियों की तरह एक बीमारी है जो किसी के बस में नहीं है और ये पूरी तरह से इलाज से ठीक हो सकती है। इसमें बहुत सारी जो समाज में गलत धारणाएं हैं उनको समाप्त करने की आवश्यकता है और हम इसको एक बड़ा आंदोलन बनाकर इस काम को लेना चाहते हैं। हमने पिछले महीने 10 अक्टूबर को नेशनल मेंटल हेल्थ डे पर इस पॉलिसी को रिलीज किया है और बाकायदा इसके अंदर रिलीज करने के साथ साथ हमने 365 दिन में हमने कितना काम करना है उसके बारे में भी सब विषयों पर डिटेल्ड एक्शन प्लान है। आने वाले समय में इसके बारे में आपने ये विषय देश के समस्त प्रस्तुत किया है, मुझे बहुत खुशी है और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आमिर, आप कुछ पूछना चाहेंगे मंत्री जी से? बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, मुझे बड़ी खुशी है आपकी बातें सुनकर, हमें बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है और हमें बड़ी खुशी है कि सरकार ये सारे कदम उठा रही है। हमारी कोशिश थी इस प्रोग्राम के ज़रिए कि हम लोगों को मानसिक रोगों के बारे में जागरूक करें, उनको जानकारी दें और जैसे आपने कहा कि ये भी किसी और अन्य रोग की तरह है और इसका इलाज मुमकिन है, हो सकता है और लोगों को बिना कोई शर्म के इसका इलाज कराना चाहिए। यही हम लोगों को, हमारी कोशिश है लोगों को समझाने की इस प्रोग्राम के जरिए। आमिर जी, मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं और ये दिव्यांग जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, मुझे बड़ी खुशी है कि मंत्री जी ये सारे कदम उठा रहे हैं। जी 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 मंत्री जी, क्या इसमें पैसे की भी कोई व्यवस्था है? क्योंकि जहां आप आमिर इस समय बैठे हुए हैं वहां हेल्थ बजट का 4.9% मेंटल हेल्थ पर जाता है। WHO की 2011 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में अगर आप मेंटल हॉस्पिटल छोड़ दें तो 0.06% केवल टोटल जो हेल्थ बजट है उसका मेंटल हेल्थ पर जाता है। क्या उस पर भी कोई सोच है? बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, इसमें हर चीज के बारे में विस्तार से चर्चा है और मैं आपको बताऊं कि मैं स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद निम्हांस बेंगलोर का भी विस्तृत दौरा करके आया हूं और देश का जो सबसे पुराना आगरा के अंदर जो मेंटल हॉस्पिटल है उसको भी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल में परिवर्तित करने के लिए मैं वहाँ दौरा भी करके आया हूँ। वहाँ हम लोग काफी सैंक्शंस भी किए हैं, पैसा भी दिया है और मैं ये समझता हूँ कि पैसा जो है इस विषय को इसकी ऊंचाइयों तक
ले जाने में, इसकी गंभीरता की गहराइयों में डूबने में कहीं भी रुकावट नहीं आने देंगे। हम ये ऐसा नहीं रुकावट आने देंगे के लिए बहुत जी मंत्री जी बहुत धन्यवाद। संवेदनशील विषय है। जी 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 हर्षवर्धन जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम लोग सीधे चल सकते हैं, सागर से एक कॉलर है आमिर, अकोला से सागर हैं इस समय हमारे साथ। जी सागर, अपना सवाल पूछें, आमिर आपको सुन रहे हैं इस समय। हेलो आमिर सर। जी सर, मैं सागर केसवानी बोल रहा हूँ। मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ सर। हाँ आमिर सर, मैं बीएससी का मैं सागर केसवानी बोल रहा हूँ। मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ और मैं टीचिंग प्रोफेशन में जाने वाला हूँ। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि पेरेंट्स और दोस्तों के साथ साथ एक टीचर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है सर, कि बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कर सके। तो सर अगर एक टीचर चाहे तो टीचर के हाथ में सर हजारों स्टूडेंट्स के माइंड हैंडल करते हैं, तो एक टीचर चाहे तो पढ़ाने के साथ साथ हजारों बच्चों के माइंड को भी डिप्रेशन से दूर ले जाकर उनका फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं टीचर्स। तो सर टीचर्स पढ़ाने के साथ साथ अपने बिहेवियर में ऐसा क्या चेंज ला सकते हैं कि उनके पास जो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने मन का डर उनसे शेयर कर सके और उनसे अपनी बात बोल सके, ताकि वो टीचर उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालकर उनका फ्यूचर और ब्राइट बना सके। और अगर सर हर टीचर की सोच ऐसी बनती है तो जो हमारी लाखों ये जो अटेम्प्ट हो रहे हैं सुसाइड्स की हमारे देश में, तो वो सर बहुत कम हो सकती है। सागर जी, मेरा ख्याल है कि टीचर को 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो ये कि देखिए हर क्लास में अलग अलग किस्म के बच्चे होते हैं, कुछ बहुत ज़हीन होते हैं, कुछ थोड़े कम ज़हीन होते हैं, लेकिन ज़रूरी ये होता है टीचर के लिए कि वो हर बच्चे का ध्यान रखे, ख़ास तौर से उन बच्चों का जिनको सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। एक तो ये, दूसरा ये कि हर बच्चे को कॉन्फिडेंस दे। वो आप बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाइए, उसको मजबूत बनाइए, उसको तोड़िए मत। तो बच्चों की तारीफ़ करिए, उनके जो गुण हैं, हर बच्चे में गुण हैं, उस गुण को आप बाहर निकालिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कि बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बड़ा रहेगा। और जब भी आपके नज़र में कोई ऐसा बच्चा आए जो बहुत ज़्यादा चुप रह रहा है या बहुत मायूस रह रहा है, तो आप उसको अलग से बात कर सकते हैं, उसके माँ बाप को इसके बारे में इत्तला कर सकते हैं। डॉक्टर शेट्टी, इसमें मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? टीचर एक इमोशनल फर्स्ट एड वर्कर है और क्लास में इमोशनल फर्स्ट एड जरूर दे सकता है। साथ साथ में 80% समय आप पढ़ाइए, पर 10 से 20% समय अपनी ज़िंदगी बांटिए। आप अपनी ज़िंदगी बच्चों के साथ बांटेंगे तो बच्चे उनकी ज़िंदगी आपके साथ बांटेंगे, तब आप मन का जो स्प्रेन है उसका इलाज कर सकते हैं और मन का फ्रैक्चर को जल्द से जल्द उसको आइडेंटिफाई करके उसको किसी साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर के पास भेज सकते हैं। क्या फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप भी अपनी राय लगातार भेजते रहें, सुझाव संदेश आप फोन पर दीजिए। आमिर हमारी बात सुन रहे हैं, टोक्यो में बैठे हुए हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं मुमकिन है। मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। आप देख रहे हैं मुमकिन है और आमिर खान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं टोक्यो से लगातार। सबसे पहले एयरटेल कॉलर का सवाल, और हमारे साथ सुजय हैं उत्तराखंड से। सुजय विश्वास, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सुजय जी बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। नमस्कार। पूछिए। अमित सर, गुड आफ्टरनून। जी हेलो। मेरा सवाल आपसे ये है, तो हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातों को लेकर सर वेरी डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। देन यही डिप्रेशन हमें कई गलत कामों की तरफ धकेल देता है सर। कई बार ऐसा होता है, खासकर टीनेजर्स के साथ, कि लोग सुसाइड तक करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो सर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम ऐसी स्थिति से बच सके सर? जी। मेरा ख्याल है ये सवाल का जवाब डॉक्टर शेट्टी दें तो बेहतर होगा। फ्रेंड्स होना बहुत आवश्यक है। इट इज़ वेरी easy to get a boyfriend or a girlfriend but very difficult to get friends. फ्रेंड्स पर इन्वेस्ट कीजिए और रोज मन की साफ सफाई कीजिए। जैसे फिजिकल हाइजीन होती है वैसे इमोशनल हाइजीन भी होती है। अपनी मन की भावना कल तक मत रखिए, एक्सप्रेस बिफोर यू एक्सप्लोड।
और जब भी ऐसी भावनाओं से बहुत तकलीफ होती है, तब किसी का साथ, किसी को फ़ोन कॉल और किसी का हग, यह इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट यह बात है कि आप अपने आप से रोज़ थोड़ी बातचीत कीजिए और अपना मानसिक स्वास्थ्य को रोज़ चेक करते रहिए। एक्सरसाइज और मेडिटेशन से टीयर्स और फियर्स डिजॉल्व होती है और गुस्सा भी बिल्कुल कम होता है। 8 घंटा सोना उतना ही आवश्यक है जितना आधे घंटे का व्यायाम। डॉक्टर शेट्टी, मैं भी ये इसमें मानता हूँ, इसलिए मैं अपने जज्बात, अपनी भावनाओं को जो मैं कभी रोकता नहीं, कभी छुपाता नहीं। जब मुझे हंसी आती है मैं खूब हंसता हूँ, जब रोना आता है तो मैं रोता हूँ। मैं कभी कोई चीज़ दबा के नहीं रखता। और मुझे लगता है कि आप भी यही शायद कहने की कोशिश कर रहे थे, एक्सप्रेस बिफोर यू एक्सप्लोड। हाँ जी, क्या आमिर, आपको बता दें कि पिछली बार जो हमारा एपिसोड था ट्यूबरकुलोसिस का, वो मंत्री जी ने स्वास्थ्य मंत्रालय में यहाँ दिल्ली में उसको देखा था। मैं गया था उनको दिखाने के लिए। उसके बाद वो बार्सिलोना से अभी लौटे हैं, आज ही लौटे हैं, बल्कि एयरपोर्ट पर थे कुछ देर पहले। और उन्होंने कहा कि भाई 2020 तक, पहले बात हुई थी जी 2020 तक वो कह रहे हैं कि ट्यूबरकुलोसिस को मिटा देंगे भारत से। बहुत बड़ी बात है आमिर ये। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है और हम स्वागत करते हैं मंत्री जी के इस ऐलान का। और हम यकीनन हम सबको इस टीबी के खिलाफ लड़ाई में हम सबको एक होके लड़ना है, सरकार का साथ देना है और जो समाज है उसको भी अपना एक रोल निभाना है इसमें। जी, और आपके ढेरों ट्वीट हमारे साथ हैं। कितने ट्वीट आप हैं, आपको बता दें कि आप दुनिया भर में जो ट्रेंड कर रहे हैं वो नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं। आमिर खान भी हमारे साथ इस शो में जुड़े रहे। आमिर, आप टोक्यो में हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। हमारे पास समय इतना ही है। उम्मीद है कि आप फिल्म फेस्टिवल में और फिल्में देखें वहां और तुरंत लौटें, क्योंकि अगला शो हमारा बहुत बड़ा शो होने वाला है। और अगले शो से पहले मैं हिंदुस्तान पहुंच जाऊंगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले शो से पहले आमिर होंगे हिंदुस्तान में। फिलहाल इतना ही। आज हमने बात की मेंटल हेल्थ पर। यह वो बीमारी है जो छुप कर वार करती है, लेकिन सब मिलकर इसमें भी आगे बढ़े तो जैसा कि आमिर बार बार कह रहे हैं, तो इससे भी पार पाना मुमकिन है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। मुमकिन है।